सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, इस नई सीरीज के अंदर जो हम 12th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साथ में ये नया सेशन, न्यू सेशन 2022 के अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी इस सीरीज को देख रहे हैं वो आप सभी को बता दूं मैं कि हम पूरे के पूरे 11th और 12th के ज्योग्राफी के कंटेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से एक नई सीरीज में। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, चैप्टर का नाम डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। कहने का मतलब किस तरीके से जनसंख्या का वितरण, घनत्व और साथ में इसके साथ साथ ग्रोथ यानी कि वृद्धि किस तरीके से होती है वो इस ज्योग्राफी के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और आप नए सीरीज के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी से यही कहने की कोशिश करूँगा कि इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बातें समझ में आ सके। तो चैप्टर फर्स्ट है, आपको चैप्टर के रिगार्डिंग में नोट्स चाहिए तो मैं आप सभी को बता दूं कि चैप्टर के रिगार्डिंग में नोट्स अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी चैप्टर सभी 12th क्लास के अंदर हैं उसका PDF फाइल आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो से के रिगार्डिंग में जो भी आपको ये चीज़ करवाई जा रही है, आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। ये पाठशाला के क्लासेस में आप सभी लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साथ में इकोनॉमिक, सोशोलॉजी और फाइन आर्ट जैसे सब्जेक्ट भी स्टार्ट होंगे, तो आप उसे भी वॉच आउट करके अपने जितने भी इन्हेंस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो अभी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास दो बुक है। एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छा बताया गया है और साथ में इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक के बारे में भी काफ़ी अच्छा बताया गया है। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे पूरी तरीके से इस वाली बुक के बारे में। पहले हम इस बुक का पूरा चैप्टर कंटेंट खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं, हम क्या समझने की कोशिश करने वाले हैं, हम समझने वाले डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब जनसंख्या पूरे भारत में किस तरीके से, कहाँ पे, कैसी कैसी हमें देखने को मिलती है, हम एक तो इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे। साथ में हम इसकी डेंसिटी को समझेंगे। कहने का मतलब कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पे जनसंख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के फैक्टर क्या है, हमें इसके बारे में भी समझना होगा। साथ में हम इसके ग्रोथ के बारे में एनालाइज करेंगे। जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, निरंतर उसमें कैसी वृद्धि हो रही है, कब वो डबल हो जाती है, कब वो स्थिर रहती है, वर्तमान समय में इसका सिनेरियो कैसा है, पास्ट में कैसा था, आज़ादी के बाद कैसा था और कैसा इन फ्यूचर होगा। तो ऐसे डेटा को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली बात बता रखी है, सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन डेटा। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये करी कि जिस भी इलाकों के अंदर इन्होंने अपने इलाके कॉलोनिज्म वाले बनाए, मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेज जो है अपने हमारे भारत के अंदर घुसते चले गए, वहाँ की जनसंख्या को काफ़ी अच्छी तरीके से समझने के लिए इन लोगों ने काफ़ी कुछ करने की शुरुआत करी। जैसे कि रेलवेज बिछाने की कोशिश करी, IAS अधिकारी की पोस्ट भी यही लोग लेके आए, लेकिन साथ में सर्वे भी करने की शुरुआत, जैसे हम सेंसस रिकॉर्ड बोलते हैं, जनगणना, उसकी शुरुआत भी इन लोगों ने ही करी थी। तो यहाँ पे एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इतिहास का अगर आप पहलू पढ़ते हैं तो इतिहास के पहलू में भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ती है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि हमें पता है कि ये लोग 1757 के बैटल के बाद भारत के अंदर इनका आगमन हो चुका था और इन लोगों ने सबसे पहले बंगाल जो था दोस्तों, बंगाल इन्होंने कैप्चर करा था। बंगाल के बाद फिर मद्रास था और उसके बाद चेन्नई यानी कि तमिलनाडु या मुंबई, ऐसे इलाके इन्होंने 3 इलाके कैप्चर करे। अंग्रेजों ने जैसे ही इन 3 इलाकों को कैप्चर करा तो उन इलाकों के अंदर कैसी जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या का पता होना हमारे लिए इसे ज़रूरी होता है क्योंकि इन फ्यूचर हम उनको किस किस तरीके की फैसिलिटी देंगे, पूरी तरीके से जनसंख्या में कितने लड़के, वृद्ध, बूढ़े, बच्चे कौन कौन है, उनमें किस तरीके से बीमारियां हैं, कौन कितने सेटलमेंट में रहते हैं, कौन कहाँ रहते हैं, ये सारी समस्या को जानने के लिए जो सेंसस रिकॉर्ड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए इंडिया के अंदर सबसे पहले सेंसस रिकॉर्ड की शुरुआत अगर मैं कहूँ इंडिया के अंदर अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे 1872 में ही शुरू हुई थी। तो अगेन ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सेंसस रिकॉर्ड जो होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे भारत के लिए, भारत इन द सेंस किसी भी कंट्री के लिए सेंसस रिकॉर्ड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेंसस रिकॉर्ड से हमें समझ में ये आता है कि किस तरीके से इंडिया में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अब क्योंकि सेंसस रिकॉर्ड की शुरुआत 1872 में हुई थी एंड देन फाइनली उसके बाद
81 1881 के अंदर जाके कंप्लीट हुई। तो दैट इज वाई अब हर 10 साल के अंदर, एवरी 10 ईयर, जितने भी यहाँ पे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक चीज जरूर याद रखिएगा, सेंसस रिकॉर्ड हर 10 साल के अंदर काफी चीजों को काउंट करने की कोशिश करता है। उसमें से जनसंख्या की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ ग्रोथ और साथ में इसका डेंसिटी कैसा है वो पूरा कुछ बताया जाता है। हर साल एनसीईआरटी की बुक प्रिंट होती है। अभी 2021 का डेटा जो नई बुक प्रिंट होके आएगी उसमें 2021 के डेटा के बारे में हमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जितने भी डेटा आपको मिलते हैं 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार मिलेंगे। कोरोना की वजह से 2021 के अंदर नए डेटा आने थे, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी इसमें जल्द ही कुछ ना कुछ बदलाव करेगी, कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करेगी। तो उस अपडेट का इंतजार करते हैं, देखते हैं कब से कब तक ये अपडेट होगा या कब इसमें बदलाव आने की शुरुआत होगी। लेकिन आप जब भी कोई भी एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो अगर अभी जो भी विद्यार्थी 2022 के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख रहा है तो वो डेटा 2021 का ही लिखेगा, क्योंकि डेटा जैसे ही आ जाएगा वो डेटा आपको बुक में पब्लिश करा दिया जाएगा। नहीं तो अभी तक आपकी बुकों के अंदर 2011 का डेटा दिखाया गया होगा। तो दोस्तों इसीलिए हर 10 साल के अंदर जनसंख्या को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, जनसंख्या को समझने के लिए हमें उनका सेंसस समझना पड़ता है। तो ये हमें बहुत मदद करता है। तो इस हिसाब से मैं ये कह दूं, किसी भी देश के लिए उसकी जनता बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि जनसंख्या को समझना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन फ्यूचर में वो किस तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या चीज़ों का योगदान होगा, एवरीथिंग कंट्री नीड्स टू नो दैट। हर किसी कंट्री को समझना ज़रूरी है कि किस कंट्री का ग्रोथ कैसा है, किस कंट्री का ग्रोथ कैसा नहीं है। तो उसके लिए हमें जनसंख्या के घटक को समझना ज़रूरी है। घटक बोले तो क्या, घटक बोले तो कौन, कितनी जेंडर है, कितने मेल फीमेल है, एजुकेशन लेवल कैसा है, कितने अनपढ़ है, पढ़े लिखे समझदार हैं, ऑक्यूपेशन में कौन से प्राइमरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है। इनकम के लेवल में हमें देखना पड़ता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है। एज के लेवल में हमारे पास टीनेजर कैसे है, यंगस्टर कैसा है, ओल्ड कैसा है, यूथ कैसा है। एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आपका पहला चैप्टर पॉपुलेशन जो है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने घर के अंदर चाउमीन बनाते हैं, मैंने एक एग्जांपल इसमें भी लिया था, आई थिंक ये एग्जांपल इससे मैंने हटा दिया है। अगर आप अपने घर के अंदर चाउमीन बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, तो एवरी इंग्रेडिएंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब एक कोई भी छोटी चीज बनाने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो सेम ऐसा ही हमें जानना जरूरी होता है कि अगर हम अपनी जनसंख्या को पहचान रहे हैं तो उनके सारे एस्पेक्ट को पहचानना जरूरी होता है। इस तरीके से आप सही तरीके से उस इंग्रेडिएंट्स को जान लेंगे तो उनकी समस्या का समाधान आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए जनता कितनी है, कैसी है, मेल है, फीमेल है, ऑक्यूपेशन कैसा है, वगैरह वगैरह, उस तरीके से ही सरकार इन फ्यूचर में जाके हमारे लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट पॉलिसीज लाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, आधार कार्ड, जीवन बीमा स्कीम वगैरह वगैरह, नामती गंगे, ये सब जितनी भी स्कीम है ना, सरकार जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए करती है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, गांव के अंदर रिसेंटली यूपी के अंदर ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे थे जो डायरेक्टली किसान को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। अब जब तक किसी भी देश के अंदर वहां के लोगों में कितने कृषिक वर्ग है, कितने नॉन एग्रीकल्चर लोग हैं, अगर सरकार को नहीं पता होगा तो वो उनको कैसे फायदा पहुंचा पाएगी। इसलिए सरकार ऐसे कार्यक्रम को, ऐसी योजनाओं को चलाने की कोशिश करता है। अब जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है। जनसंख्या के हिसाब से अभी 2020 का डेटा इसमें दे रखा है। अगर आप वैसे तो क्या कहते हैं गूगल पे जाके सर्च करिएगा तो इसमें आपको बढ़ोतरी ही मिलती चली जाएगी। तो अभी चाइना है, 2040 तक ये आंकलन किया जाता है कि मे बी शायद से चाइना को हम कुछ ही सालों के अंदर पीछे छोड़ दें। 2040 में हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है जनसंख्या के आधार पर बन जाएंगे, जो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के लिए लॉस ही हो सकता है। रिसोर्स पे काफ़ी बर्डन पड़ता चला जाता है और उसके लिए हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अब क्योंकि हमें जानना ज़रूरी ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या का पूरे भारत में किस हिसाब से देखने को मिलता है, तो आप सिंपल शब्दों में ये समझने की कोशिश करिए कि पूरे भारत के अंदर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ज्योग्राफिकल कारण, इकोनॉमिक रीजन, सोशल कारण, हिस्टोरिकल कारण और उसके बाद मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकल कॉज, बहुत सारे रैंडमली कॉज हो सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जनसंख्या अलग अलग लेवल पे वेरी करती है।
लेकिन डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो डेटा के अनुसार हमें सिंपल शब्दों में ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से यूपी जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर हमें देखने को मिलता है। तो इस पे आप जरूर फोकस करिएगा कि यूपी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी के आधार पर देखा जाए तो बिहार सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी की, एम की यानी कि मुंबई की, बिहार की, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, अगर यही इलाका हम काउंट कर लेना तो लगभग 76%, जरूर इसको अंडरलाइन करते चलिएगा, 76% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी इलाके में दिखाई देता है। प्रैक्टिकल जब आपका स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल बनेगा तो आपको ये चीज जरूर मैप दिया जाएगा कि जितना आप डार्क जहां पे कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जनसंख्या का डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। एक डॉट का मतलब यहाँ पे 2 लाख लोगों से कंपेयर करने की कोशिश करी गई है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर आपको समझाना क्या चाहता है। यानी कि कुछ अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लगभग 12 राज्यों को भी अगर हम काउंट कर ले, 28 राज्यों में से 18 राज्यों के अंदर लगभग 76 पॉपुलेशन जो है वो रहती है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यही इलाका सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जनसंख्या से भरा हुआ है। रेस्ट ऑफ द पार्ट में कह सकता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में कुछ परसेंट है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ है, उत्तराखंड के अंदर कुछ है, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इनके अंदर कुछ मॉडरेट हमें देखने को मिलता है, मतलब सबसे कम यहाँ सबसे ज्यादा, और साउथ के हिस्सों के अंदर मुझे मॉडरेट देखने को मिलता है। तो 19-20 का फर्क है, थोड़ा डेटा है, इतना आप समझ लीजिए, ज्यादा डीपली में जानने की आपको जरूरत नहीं है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों बहुत सारे होते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले ज्योग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशो कल्चर फैक्टर और साथ में हिस्टोरिकल फैक्टर। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ज्योग्राफी को इतना ही समझ लेना है कि जिससे हम अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके। हमें किसी एक सब्जेक्ट के अंदर डीपली रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले यानी कि इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफिकल देख ले तो ज्योग्राफिकल के अंदर ये सारी कंडीशन आती है, पानी कैसा है, लैंडफॉर्म कैसा है, क्लाइमेट कैसा, सॉइल कैसा है, यानी कि ये 4 फैक्टर किससे फैक्टर करते हैं, ज्योग्राफी से। यानी कि अगर ज्योग्राफी में पानी अच्छा मिलेगा तो इंसान वहीं रुकेगा। और इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है, मिनरल जहाँ पे ज्यादा होंगे तो रोजगार वहाँ ज्यादा होगा, इसलिए लोग वहां जाएंगे। और दूसरा अर्बनाइजेशन, जहाँ पे ऑफकोर्स अर्बनाइजेशन हो रखा होगा, जनसंख्या वहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है, इनकम का सोर्स ज्यादा है, बेटर लिविंग स्टेटस ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या सबसे ज्यादा दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, इधर सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलता है। दूसरा एक फैक्टर हमें मैटर करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिन जिन इलाकों के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पे जनसंख्या का फैक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर है वो रोजगार की तलाश में इन जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सोशो कल्चर फैक्टर, ऑफ कोर्स रिलीजियस फैक्टर भी मैटर करता है, क्योंकि इंसान धर्म के नाम पर भी किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की कोशिश करता है। तो इतना आप जरूर फोकस रखिएगा कि ये बेसिक चीजें हैं जो हमें देखनी होती है। हिस्टोरिकल फैक्टर में जनसंख्या बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर आए थे तो उन लोगों ने अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर और उसके बाद क्या कहते हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, इधर के इलाकों को सबसे पहले डेवलप करा, इसलिए वो इलाके इंडस्ट्रियल एरिया बन गए और वहां पे रोजगार ज्यादा मिला, इसलिए लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वहां जाके बसे थे, इसलिए ये इलाके ज्यादा पॉपुलेटेड है। अब डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारे लिए मैटर क्यों करती है दोस्तों? डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारे लिए मैटर इसलिए करती है क्योंकि किसी एक ही जगह पर, किसी एक छोटी सी जगह पर कितने लोग रहते हैं। अब मैं एक डॉट को, 1 डॉट को अगर मैं मान के चलूं कि ये कम से कम ये 200 के समथिंग है, ठीक है ना, 200 के यानी कि 2 लाख समथिंग है 1 डॉट का मतलब। तो आप ये देख सकते हैं छोटे से डॉट में, छोटी सी जगह के अंदर कितने कितने लोग वास करते हैं, वो डेंसिटी बोली जाती है, ठीक है, डेंसिटी बोली जाती है। तो डेंसिटी को निकालने का एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप किसी भी इलाके के अंदर रहते हैं, वहां की टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो आपकी डेंसिटी निकल जाती है। नॉर्मल्स है, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, आप बंगाल में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, या पंजाब के एक छोटे से गांव में भी रहते हैं ना, तो भी अगर आपको उस जगह की डेंसिटी निकालनी है तो वहाँ के लोकल या जितने भी रेसिडेंट पीपल है उनको टोटल काउंट करो, उधर के एरिया से डिवाइड कर दो, डेंसिटी निकल जाती है।
अब जनसंख्या के हिसाब से तो हमने देखा कि यूपी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरे इलाके आते हैं। लेकिन दोस्तों डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे भारत का डेंसिटी, अब देखो ये 2011 का डेटा है, 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 382, यानी कि पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है, पूरे भारत में अगर 2011 के अकॉर्डिंग में पूरे भारत की जनसंख्या बोलो तो आई थिंक 132 से 33 करोड़ की जनसंख्या थी, और टोटल 32 लाख 3.28 स्क्वायर किलोमीटर जो था, इतना इलाका हमें देखने को मिलता है। उस पूरे इलाके को काउंट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, पूरे भारत का 2011 के डेटा के अनुसार 282 पीपल पर्सन, मतलब अगर हम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे, तो हमें लगभग नाना करके तो 382 पीपल मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पूरे भारत का काउंट हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर हम पूरे भारत के अगर छोड़ दें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा डेंसिटी है का, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या डेंसिटी दिल्ली के अंदर है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, तन उसके बाद चेंजेस होते जा रहे हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा ये 2011 का डेटा है, तो इसमें विश्वास मत करिएगा, एनसीईआरटी को इसमें बदलने की जरूरत है, और ये बदलेगा। 2011 का डेटा बहुत सड़ चुका है, और मुझे लगता है एनसीईआरटी को इसमें बदलने की जरूरत है, तो वो बदलेगी। 2021 का डेटा जल्दी आएगा, आई थिंक आपके पेपरों तक आ जाए, तो पेपरों के अंदर आपको ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बिहार का अभी 2011 के अकॉर्डिंग 1102 है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है। आप देख सकते हो जनसंख्या के हिसाब से हाईएस्ट उत्तर प्रदेश है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से तीसरे स्थान पे है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का लैंड मास भी तो बड़ा हो गया ना, उत्तर प्रदेश का लैंड मास बड़ा हो गया, तो एरिया बड़ा हो गया, तो जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद डेंसिटी उसकी कम होगी। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में छोटा है, वहां की जनसंख्या जितनी भी उसको डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी के हिसाब से आपका 1102 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाते हैं हमें, तो इतना आपने याद रख लेना है। लेकिन देखो आप देख रहे हो दिल्ली 11,302 लोग, 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम लोग चलते हैं तो 11,302 लोग हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक थोड़ा सा रेशो है। मॉडरेट में हम देखें तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी कम है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा हम दूसरे इलाके देखें, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट साइड के, उधर के तो इससे भी कम हमें देखने को मिलते हैं। अब लास्ट टॉपिक इसका ये है कि डेंसिटी को हमें और अच्छी तरीके से समझना है, तो डेंसिटी में हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ह्यूमन और लैंड रिलेशनशिप कैसा है। यानी कि हमें समझना ये होता है कि जनसंख्या में कितने लोग किस एग्रीकल्चर के लैंड पे कैसे डिपेंड होते हैं और क्या क्या है। यानी कि जनसंख्या इतने बड़े लैंडमास को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों डेंसिटी में बहुत सारे लोग खाने के ऊपर ही तो आश्रित है। तो जो खाने के ऊपर आश्रित है उसके लिए हमें डीपली और समझने के लिए कुछ ऐसे टर्म को समझना ज़रूरी है। ये फिजियोलॉजिकल एग्रीकल्चर है और ये डेंसिटी एग्रीकल्चर है। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए अब ये क्या है, ये टर्म समझिए। एक है अंगगणित घनत्व। ये अंगगणित घनत्व क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने नॉर्मल डेंसिटी समझी ना, अभी आपने नॉर्मल डेंसिटी समझी कि टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी नॉर्मल डेंसिटी निकल जाती है। ये तो हमें पता है, ये नॉर्मल डेंसिटी का हमें पता है। ये देखो डेंसिटी को टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से तो हमें डेंसिटी निकल जाती है। इस हिसाब से बिहार नंबर 1 पे आता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है डेंसिटी के हिसाब से। लेकिन ये जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है इसे हम हिंदी में क्रियात्मक घनत्व बोलते हैं, कायिक घनत्व भी इसको बोला जाता है हिंदी में। इसको निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों? इसको निकालने का तरीका होता है कि टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया से। अब ये समझो बेसिक, जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है वो यही है और अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि बिहार का इलाका अगर हम देखें तो बिहार के इलाके का हमें फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालनी है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के अंदर यहाँ पे हर जगह पे व्यक्ति रहता ही रहता है। अब हर जगह पे व्यक्ति रहता ही रहता है तो हर व्यक्ति कृषि के काम पे काम तो नहीं करता ना, हर व्यक्ति कृषि के कार्य में नहीं लगा होता। तो दोस्तों जितनी भी जनसंख्या रहती हो लेकिन सिर्फ इसी इलाके के अंदर एग्रीकल्चर होता है, सिर्फ इसी इलाके के अंदर। अगर मान लीजिए कि सिर्फ इसी इलाके के अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप नोटिस करेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड ये है, एग्रीकल्चर लैंड ये है, बस सिर्फ इतना सा एग्रीकल्चर लैंड है और जनसंख्या तो यहाँ पे सभी पे रह रही है, जनसंख्या तो यहाँ पे सभी पे रह रही है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है सिंपल शब्दों में, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल शब्दों में होता है कि जितना एरिया कृषि का आता है उस एरिया को नोट कर लो, उस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लो और वहां की इस पूरे दायरे में आने वाली जनसंख्या को डिवाइड कर दो। तो दोस्तों ये हो गई हमारी कौन सी? ये हो गई हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी।
यानी कि टोटल जनसंख्या, बिहार में टोटल लोगों को काउंट कर लो, यूपी में टोटल लोगों को, दिल्ली में टोटल लोगों को काउंट कर लो और उसको डिवाइड कर दो सिर्फ उन्हीं इलाकों से जिन इलाकों के ऊपर कृषि होती है, सिर्फ जिन इलाकों के ऊपर कृषि होती है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, दूसरा आता है हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी, कृषि घनत्व। कृषि घनत्व को निकालने का तरीका होता है कि डेंसिटी को डिवाइड करना होता है हमारे को एग्रीकल्चर एरिया से या एग्रीकल्चर पॉपुलेशन से और नेट कल्टिवेटेड एरिया से। कहने का मतलब इसमें सिंपल शब्दों में क्या हो गया, सिंपल शब्दों में इसमें यह हो गया कि टोटल एरिया जितना भी है और उसमें से जिस इलाके के अंदर खेती हो रही है, जिस इलाके के अंदर खेती हो रही है, जिस इन इलाकों पे खेती हो रही है, इन इलाकों पे खेती हो रही है, तो इन्हीं इलाकों की जनसंख्या को डिवाइड करना है, इन लोगों को नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, ये सिंपल सा तुम्हें समझ लेना है। इसमें हम पूरी जनसंख्या डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ इन इलाकों की जहां पे एग्रीकल्चर लोग पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां खेती हो रही है उस इलाके को तो काउंट कर लिया, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी काउंट करा कि एग्रीकल्चर के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये एग्रीकल्चर डेंसिटी हो गया। ये मेन चीज है जो अपना बेसिक टर्म समझनी थी, बुकों के अंदर इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है। आई होप आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आई होगी। दिस साइड और विजय है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से, और हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जाके डाउनलोड करिए, देखिए नई नई चीज़ें। कुछ नोट्स है अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करते रहिएगा, कुछ नया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो यूजफुल लगी है आप लोगों के लिए, कुछ वैल्यू देखी गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।